Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET, state level set and other related exams. So learners, आज हम एक बहुत important topic पे discuss करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स. सभी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लास की टाइमिंग्स, पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट सेशंस एंड वेरियस अदर थिंग्स आर शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू ऑन टेलीग्राम ग्रुप. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. सो लर्नर्स, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 को आइडेंटिफाई किया है और उसके हम सीरीज लेके आ रहे हैं. उसी कंटेक्स्ट में आज का जो ये सेशन है इसमें हम 4 टेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट. ये सभी टेस्ट्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. क्या होते हैं इनके अजम्पशंस या क्राइटेरिया, अगर हम बात करें तो किस कैटेगरी में हम इन टेस्ट्स को कैटेगराइज करते हैं और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, ये सभी कुछ हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे. सो लर्नर्स, बिफोर वी स्टार्ट, आई होप आप सबों ने इस सेशन को लाइक कर दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है. सो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें इन 4 टेस्ट्स की, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर और एफ टेस्ट, तो कब कहां यूज करते हैं. ऐसा नहीं है कि जब मन आया वो टेस्ट वहां यूज कर लिया, राइट. सो बेसिकली अगर हम शुरुआत करें टी टेस्ट से, तो अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल है, तो स्मॉल का अर्थ होता है 30. स्टैटिस्टिक्स की भाषा में हम 30 को स्मॉल पॉपुलेशन मानते हैं. सो 2 कंडीशन होती है. जनरली आप किसी से भी पूछेंगे टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बीच में, तो आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया जाता है कि अगर आपका साइज जो है वो 30 है, 30 तक है तो आप टी लगा सकते हैं और 30 से ज्यादा है तो जेड लगाएंगे. दैट इज नॉट ऑल. अगर हमारा साइज 30 है और अगर एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं है, यानी कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो हमारा फैलाव है, ठीक है, अगर वेरिएशन जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, कि हमारे मीन वैल्यू से हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना स्प्रेड किया हुआ है, अगर ये हमें ज्ञात नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें नहीं पता है, उस केस में हम लगाते हैं टी टेस्ट. वहीं अगर हमारा सैंपल साइज जो है 30 से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 30, जिसको हम जनरली लार्ज कहते हैं, और हमें साथ साथ अपना स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो हम लगाते हैं जेड टेस्ट. वही एफ टेस्ट हम ग्रुप्स के वेरिएशन को चेक करने के लिए कि जो हमारा सैंपल है और इनका अगर ग्रुप का नंबर 2 से अधिक हो जाता है, इनके बीच में कितना वेरिएशन है, इनके आपस में और ग्रुप्स के बीच में और विद इन द ग्रुप कितना वेरिएंस है, ये चेक करने के लिए हम लगाते हैं एफ टेस्ट, जिसको हम आगे लेके जाते हैं अनोवा तक. सो एफ टेस्ट निकालने के बाद ही हम अनोवा लगाते हैं. और ये तीनों जो अभी हमने बात की, ये तीनों है हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी कि अजम्पशन वाले टेस्ट. तो इनकी जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी, आप इन टेस्ट को नहीं लगा सकते. वही काई स्क्वायर टेस्ट जो है एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसको बहुत ज्यादा अजम्पशंस की तो जरूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पे जो हम लेते हैं वो डेटा की जगह हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं फ्रीक्वेंसीज, राइट. तो यहां पे अगर हम सैंपल की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, वेरिएशन की बात करेंगे, यहां हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं. किसके किसके बीच में कंपैटिबिलिटी? हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. इन सभी चीजों को हम थोड़ा इलाबोरेट करके समझेंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टी टेस्ट से, जिसे हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं. सो इसे प्रोफेसर गोसेट ने डेवलप किया था 1908 में, और उन्होंने, जैसे पहले लोग कुछ भी लिखते थे तो अपना पेन नेम रखते थे, तो उसी तरह का इन्होंने पेन नेम रखा था स्टूडेंट, और फाइनली वो फेमस हो गया स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम पे. तो स्टूडेंट टी टेस्ट के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, यानी अगर आपके पास जो डेटा तैयार हुआ है वो अगर 30 से कम है, आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से कम रहता है, तो हम टी टेस्ट लगाते हैं. और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि हमारे पॉपुलेशन का फैलाव, वेरिएंस नहीं पता होता है, तब हम टी टेस्ट लगाते हैं. तो मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं और आपने जब डेटा गैदर किया तो आपके पास करीब 25 ऑब्जर्वेशन है दोनों ग्रुप में, और आपको नहीं पता है कि इस ग्रुप
का सिर्फ आपके पास मीन है, आपके पास एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो उस केस में हम स्टूडेंट टी टेस्ट लगा सकते हैं। ये स्टूडेंट टी टेस्ट हमें मदद करेगा ये पता करने में कि इन दो ग्रुप्स के बीच में क्या फर्क है, कितने का वेरिएशन आ रहा है। ये ग्रुप हमारे जेंडर के आधार पे हो सकते हैं, मेल या फीमेल, या किसी भी मेथड को हम चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जब हम डिफरेंस खोजते हैं तो हम टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। सो यहां पे हम यूज कहां कर रहे हैं, दो सैंपल्स के मीन्स को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सिर्फ मीन है हमारे पास। तो चाहे वो सैंपल मीन हो या पॉपुलेशन मीन हो, मीन के साथ हम स्टूडेंट टी टेस्ट को निकाल सकते हैं या लगा सकते हैं। अब चूंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनको हम आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह पे जनरलाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से टी टेस्ट भी एक अजम्पशन वाला टेस्ट है, एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है बिफोर यूजिंग टी टेस्ट। सबसे पहले ये जो सैंपल जिसकी हमने बात की, जिसे लेस देन 30 होना चाहिए, ये हमारे रैंडमली सिलेक्टेड होने चाहिए, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हुए अगर हमने रैंडमली अपने सैंपल को सिलेक्ट किया है तभी हम टी टेस्ट लगा सकते हैं। हमारा जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव डेटा पे टी टेस्ट नहीं लगेगा। जो यहाँ पे वेरिएबल है, जो भी हमारा प्लॉटिंग जब हम करेंगे इनकी, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इसे फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब भी हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे ये कुछ एनपीसी जैसी कर्व को बनाएगा। अब जो हमारा सैंपल वेरिएंस है, ये ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता होना चाहिए। मान लीजिए दो ग्रुप हमने बनाया है और हमने इनका आधार रखा है जेंडर, राइट, तो मेल और फीमेल है, मगर इन दोनों ग्रुप में जो बच्चे हैं जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं उनकी एज ग्रुप की बात कर ले, आईक्यू लेवल की बात करें या एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, जो इनका वेरिएंस है, जितना यहाँ का वेरिएंस है उतना ही यहाँ का वेरिएंस आना चाहिए। मतलब मिलता जुलता ग्रुप हमारे पास होना चाहिए अंडर द स्टडी। सो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सैंपल जनरली अगर स्मॉल होता है, 30 से कम होता है, उस केस में हम लगाते हैं टी टेस्ट। तो ये कुछ अजम्पशन होते हैं हमारे टी टेस्ट के। टी टेस्ट करता क्या है? टी टेस्ट जनरली कंपेयर करता है दो मीन्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स और ये पता करना चाहते हैं क्या ये दोनों ग्रुप्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इनके बीच का जो फर्क है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अगर हम दो टीचिंग मेथड्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक मॉडर्न मेथड है, तो दोनों में हमने ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया, 25-25 बच्चे हमने डाल दिए ऑलमोस्ट ऑफ सेम आईक्यू, सेम बैकग्राउंड, और इन दोनों को हमने इस इंडिविजुअल मेथड से पढ़ाया। अब हमें जब इनके आउटकम्स, इनके जो परफॉर्मेंस टेस्ट लिए, उसके बाद हमें ये देखना है कि इनका जो रिस्पॉन्स है और इनका रिस्पॉन्स है, इन दोनों के बीच में क्या कोई वेरिएशन है, और अगर वो वेरिएशन है, अगर वो डिफरेंस है, तो क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख के हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। सो टी टेस्ट को हम कई तरीकों से यूज करते हैं। कई बार हम एक ही सैंपल में भी टी टेस्ट को लगाते हैं कंपेयर करने के लिए। कई बार हम दो सैंपल सेट्स लेते हैं मगर इनकी पेयरिंग नहीं करते हैं, मतलब अलग अलग फर्क आएगा इन सैंपल्स के ग्रुप के बीच में। और कई दफा हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, तो सबसे सक्सेसफुल और ज्यादातर जो यूज होता है वो पेयर्ड टू सैंपल टेस्ट यूज होता है, जो ज्यादा ऑथेंटिक हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके आता है। So learners, Textbook Super Coaching is there to help you clear your UGC NET exam with India Super Teachers. हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स। सो ये था हमारा टी टेस्ट। अब इसी के अनुरूप ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे दूसरा पैरामेट्रिक टेस्ट आता है जिसे हम कहते हैं जेड टेस्ट। इसको भी हम ऑलमोस्ट उसी लाइन पे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास दो मीन्स होता है और उनके बीच का हम डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या उसमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कहने का मतलब है कि अगर इस पे हम स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे तो क्या दोनों के बीच में कोई फर्क आएगा या 19-20 का फर्क है। ठीक है, सो कौन से ऐसे अजम्पशन है जो हम मान के चलते हैं अपने जेड टेस्ट के लिए। सबसे पहले चूंकि ये भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, यहाँ पे भी जो हम सैंपल लेते हैं जिसको जनरली n ग्रेटर देन 30 हम कहते हैं, सैंपल जो 30 से ज्यादा होते हैं वो हमारे जेड टेस्ट में आते हैं। तो मान लीजिए हमारा 100 सैंपल है तो वहां हमने जेड टेस्ट लगाना है।
यहाँ पे भी हमें डेटा क्वांटिटेटिव चाहिए क्योंकि ये भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, और यहाँ पे भी हमारे सैंपल जो हैं रैंडमली सिलेक्टेड होने चाहिए। इसका डेटा जो हमारा रहेगा इट शुड बी फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चूंकि हम अगर रैंडमाइजेशन पे काम करेंगे तो हमारा डेटा संभवतः एनपीसी को फॉलो करेगा। यहाँ पे सैंपल वेरिएंस शुड बी ऑलमोस्ट द सेम इन बोथ ग्रुप ऑफ स्टडी। सो यहाँ पे भी हमारा जो चाहे इस ग्रुप का हो या उस ग्रुप का, तो जो सैंपल में वेरिएशन है वो काफी मिलता जुलता होना चाहिए दोनों ग्रुप्स जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एसडी का डिफरेंस, मतलब हम जेड टेस्ट तभी लगाते हैं अगर हमें इन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है। सो अगर हमें इस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तब हम जेड टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर हमारा पॉपुलेशन सैंपल साइज 20 होगा यानी कि 30 से कम भी होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें पता है तो हम टी टेस्ट नहीं लगाएंगे, जेड टेस्ट लगाएंगे। तो इस बात को आप लोग सभी को याद करेंगे। सो अगेन इसमें भी हम जनरली कंपेयर करते हैं सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से, या दो सैंपल मीन्स को आपस में भी कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा ये पॉपुलेशन मीन है और एक सैंपल मीन है, इसको भी हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, या दो अलग अलग सैंपल मीन को भी हम कंपेयर कर सकते हैं जेड टेस्ट लगा के। ठीक है, तो ये हमारा जेड टेस्ट की कंडीशंस है। नेक्स्ट इज आवर एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट जो होता है वो हमारा अनोवा के रास्ते में आता है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने देखा टी से हम जेड पे आए, अब जेड से एफ की तरफ जाएंगे। तो जब हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं हम टी या जेड लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और सैंपल का साइज को ध्यान में रख के। बट यही अगर हमने तीन डिफरेंट ग्रुप्स को अलग अलग टीचिंग मेथड से पढ़ाया, सो मान लीजिए अगर हम तीन टीचिंग मेथड्स का उपयोग कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इन तीन टीचिंग मेथड 1, 2, 3 इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, इनके बीच का वेरिएंस कितना है और इस ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल ग्रुप्स के अंदर कितना वेरिएशन है। तो जब हमें विद इन द ग्रुप एंड अक्रॉस द ग्रुप वेरिएशन खोजना होता है ये पता करने के लिए कि इनमें से कौन सा मेथड सबसे बेहतरीन होगा पढ़ाने के लिए, उस केस में हम यूज करते हैं एफ टेस्ट। ठीक है, और एफ टेस्ट ही आगे हमें अनोवा की तरफ लेके जाता है। सो अनोवा जो है इसको इट वाज गिवन बाय सर रोनाल्ड फिशर द्वारा इसे दिया गया था, और इसका मेन एम है कि जो हमने ये सभी कैलकुलेशंस किए हैं इसके बीच में वेरिएंस को खोजना। आइडियली मोर देन 2 ग्रुप्स रहते हैं तब हम अनोवा लगाते हैं या एफ टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, सो जनरली 2 ग्रुप रहता है तो हमारा टी टेस्ट से काम चल जाता है, 2 से ज्यादा ग्रुप बढ़ता है तो हम एनोवा की तरफ जाते हैं। सो एनोवा के लिए हमें फिर से अगेन ये पैरामेट्रिक को फॉलो करता है, तो हमें अपना डेटा जो चाहिए होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए होता है। ये जितनी भी पॉपुलेशन है इनका एसडी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ऑल द पॉपुलेशन शुड हैव सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, तभी हम बता पाएंगे कि टीचिंग मेथड की कितनी एफिशिएंसी है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस में आएगा, बहुत फर्क होगा, तब हम टीचिंग मेथड की एफिकेसी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता जुलता या ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है टेस्टिंग के लिए, उनका सिलेक्शन भी कैसा होना चाहिए, रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए। और ये सभी सैंपल्स इंडिपेंडेंट होंगे, कोई भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं होगा। सो एनोवा जो है ये बेसिकली सभी ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करता है, मीन्स के बीच के वेरिएंस को कंपेयर करता है और ये निकालता है एफ रेशियो, और इसी की टेस्टिंग को हम कहते हैं एफ टेस्ट। ठीक है, तो एफ इज बेसिकली वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स। तो 2 से ज्यादा ग्रुप अगर हो गए तो बिटवीन द ग्रुप्स का जब हम वेरिएंस खोज रहे हैं, ये चेक करना चाह रहे हैं कि पहला, दूसरा या तीसरा टीचिंग मेथड कौन सा इफेक्टिव है, उस केस में हम लगाते हैं एफ टेस्ट। ठीक है, जिसको हम एफ रेशियो भी कहते हैं, जो विद इन ग्रुप एंड अमंग ग्रुप करके आता है, और उसके बाद हम अनोवा की तरफ बढ़ते हैं। ये है अनदर टाइप ऑफ टेस्ट जिसे हम काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इसे ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिशियन ने ही डेवलप किया है। इसका काम है सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना। इसे कार्ल पियर्सन ने 1900 में डेवलप किया था और ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अगर ये नॉन पैरामेट्रिक है यानी कि ये किसी भी तरह के अजम्पशंस को फॉलो
नहीं करता, ना ही ये किसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जैसा कि आपने देखा टी, जेड और एफ, इनको एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा चाहिए था, बट यहाँ पे कोई भी अजम्पशन या कोई भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पे ये आधारित नहीं है। ये जो टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, ऑफ कोर्स, ये एक अपना ही स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को मानता है, जिसको हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इस बेसिकली ये जो टेस्ट हमारा है, ये पता लगाता है कि हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना का फर्क है, और उसको फिर कंटीजेंसी टेबल पे कंपेयर करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इसका आपको एक रफ आइडिया तो जरूर डेवलप कर लेना है कि काई स्क्वायर हम यूज क्यों करते हैं। पहला तो है, जब हमारे पास किसी तरह की नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मेलिटी नहीं होता है, रैंडमली हम सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो नॉन पैरामेट्रिक के रास्ते में जाते हैं, तब हम काई स्क्वायर को यूज करते हैं। काई स्क्वायर अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, जिसको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं फॉलो करता है। सो इस टेस्ट का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम क्या ऑब्जर्व है, क्या ऑब्जर्व किया, विज़ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मान लीजिए अगर आपने एक सिक्के को उछाला, टॉस किया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर 100 बार आप उछालेंगे, कि 50 बार आपका हेड आएगा और 50 बार टेल आएगा। ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपने उछाला, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हेड्स, मगर आ गया टेल्स। इस तरह से जब आपने 100 बार उस सिक्के को उछाला, तो 70 टाइम्स आया आपका हेड और 30 टाइम्स आया टेल। बस यही कंसेप्ट है आपका काई स्क्वायर टेस्ट का। तो ये बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकल के आता है, डिफरेंस बिटवीन जो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो कोई भी हमारा हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, अजम्पशन बनाते हैं, और उस अजम्पशन को ध्यान में रख के ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम कहते हैं काई स्क्वायर। मान लीजिए 120 बच्चों ने एक कॉलेज में एडमिशन ली, और हमने ये एक्सपेक्ट किया कि बच्चे ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स में जाएंगे। ये तीन हमने ब्रांचेस बना दी, ब्रॉड ब्रांचेस। ठीक है, सो 120 बच्चे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रहेगी 40 40 40, बट एक्चुअली में दैट मेक्स इट 120। ठीक है, दैट मेक्स इट 120 जो एडमिशंस हुए थे। बट जब एक्चुअली हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, तो हमने देखा कि ह्यूमैनिटीज में 30 बच्चों ने एडमिशन लिया, साइंस में 50 बच्चों ने एडमिशन लिया, और 40 बच्चों ने कॉमर्स में लिया। ठीक है, सो ये इन दोनों के बीच का जो रेशियो डिफरेंस आएगा, वो होगा हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। तो बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, एक तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, और इसमें हम कोशिश करते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी हमने जो ऑब्जर्व किया, जो हमने फाइनली कलेक्ट किया, जो हमने हेड्स और टेल्स का डेटा गैदर किया, ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। उसको जब हम एक्चुअली प्रोसेस करते हैं और ये देखते हैं कि कितना सही हुआ हमारा हाइपोथेसिस से मिलता जुलता। सो ये बताता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये सारे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्या ये आपस में रिलेटेड है या नहीं, इनका कोई एक दूसरे से मिलता लेना देना है या नहीं। काई स्क्वायर टेस्ट इस बात की पूर्ति करता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के गुडनेस ऑफ फिट, मतलब कितना अच्छे से वो चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे पता करने के लिए, किसी भी अट्रीब्यूट इंडिपेंडेंस, किसी भी एट्रीब्यूट के इंडिपेंडेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, और किसी भी ग्रुप के होमोजेनाइटी को टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है कि कितना वो होमोजेनस है भी या नहीं, रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसका काम है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। और हाइपोथेसिस क्या प्रूव करना चाहती है कि जो हमारी थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कही है, वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, और उसके बाद जो हमारा आउटकम निकल के आता है, उस हिसाब से हम गुडनेस ऑफ फिट पे जाते हैं। तो काई स्क्वायर को हम सिंबॉलिकली इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और इसका बेसिकली काम होता है टेस्ट और कंपेयर करना कि क्या दो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन
को हम 1 मान सकते हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तो कोई भी हमारा पॉपुलेशन का जो रेशियो प्रोपोर्शन है, क्या उसको हम सिमिलर मान सकते हैं या नहीं। चूंकि ये किसी भी तरह के अजम्पशन को फॉलो नहीं करता है, ये है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, बट ये स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का टेस्ट है। ठीक है, सो बेसिकली इसका काम है ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा को कंपेयर करना और नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। तो नल हाइपोथेसिस जो कि कह रही है कि दोनों ही हमारा जो ग्रुप है दे आर इक्वल, तो ये चेक करता है कि सही है कि नहीं, कि क्या दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो आपने जैसे देखा, अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, दैट मीन्स उन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है और वहां पे नल हाइपोथेसिस सही हो जाती है। तो काई स्क्वायर टेस्ट मिला जुला के अगर हम कहें तो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स के बीच के सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। राइट, सो लर्नर्स, ये था बेसिक्स ऑफ ऑल द 4 टेस्ट्स, जो कि आपको कम से कम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स विच टेस्ट यू वांट मी टू कवर नेक्स्ट in my next video. So any test which you want me to cover in a recorded form, please do let me know in the comments. And ये session कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा. ये है मेरे regular classes के timing. Don't forget to like, share and subscribe, and do join my Telegram group. Thanks for watching.